सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम परमदीप कौर है। बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 की पाठ्य पुस्तक भारत की खोज पार्ट 2, इसका शीर्षक है तलाश, और किसने लिखा है? नेहरू जी ने लिखा है। बच्चों, कल मैं आपको भारत माता के ऊपर मैंने चर्चा किया था, इसके बारे में बताया था। आज मैं उसके आगे का मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। ये विचार उस किसान के दिमाग में बैठ जाता है और उसकी आंखों में चमक लगने लगती है, बहुत चमक जाती है, मानो कि उसने नई और महान खोज कर ली हो, क्योंकि आज उनको उस शब्द का अर्थ मिल चुका है जो उन्होंने बहुत पहले से ही खोजा हुआ था, मतलब खोज रहे थे। उनको वो शब्द का अर्थ मालूम नहीं चल रहा था, लेकिन नेहरू जी ने उस शब्द का अर्थ उनको बता दिया है। अब बच्चों, अब मैं आपको आपकी जो स्क्रीन के ऊपर 4th पॉइंट है, भारत की विविधता में एकता। भारत की विविधता में और एकता में ये 100% सच है कि भारत में विविधता में एकता है। पूरे भारत देश में लोगों के खान पान, बच्चों उनके रहन सहन, उनके पहनावे, उनके भाषा, उनका शारीरिक और मानसिक रूप से भी विविधता झलकती है। पर विविधता होते हुए भी भारत देश एक है। और मानसिकता की अगर बच्चों बात करें तो आप घर में ही देख सकते हैं, आपके घर में 3 या 4 लोग हैं तो उन चारों लोगों के विचार सबके अलग अलग हो सकते हैं। उनका रहन सहन की अगर बात करें तो वो भी सब कुछ अलग ही होगा। और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर के 7 स्ट्रीट तक जो भी हैं वो मणिपुर, मेघालय तथा सभी में भी दिखाई देती है। सब लोग देखने में भी बहुत बिल्कुल अलग अलग रहते हैं, रहन सहन भी बिल्कुल अलग है, उनका खान पान भी अलग है। हमारा देश बच्चों इस मामले में बहुत लकी है कि यहाँ पर आपको हर तरह के लोग दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पर गोरे, काले, मोटे, पतले, छोटे, बड़े, आपको हर तरह के आपको लोग दिखाई देंगे। और उनका पहनावा भी सब कुछ अलग, रहन सहन भी उनका अलग, भाषा में भी बहुत परिवर्तन, यानी कि सब कुछ अलग ही आपको दिखाई देगा। लेकिन बच्चों कुछ देशों की अगर बात की जाए तो उनका खान पान, उनका रहन सहन सब कुछ एक जैसा ही होता है। नेहरू जी का कहना है कि जब वे भारत के बारे में सोचते हैं तो उनके सामने दूर दूर तक फैले हुए मैदान, पहाड़ी इलाके और उन सब पर बसे हुए अनगिनत गांव, शहर, कस्बे, जिनमें वे घूमे और सुंदर हरियाली बढ़ जाती है, देख कर के उनको बहुत अच्छा लगता है। किनको? नेहरू जी को। और वो आपस में कि सबको लोगों को बताते हैं कि कितना सुंदर हमारा देश है ये, और कितना मनमोहक है कि देख करके जो दूसरे लोग जो होते हैं, जो दूसरी कंट्री से, जो देश विदेश से जो आते हैं, वो भी भारत की देश की बहुत ही तारीफ करती है, क्योंकि भारत देश हमारा है ही इतना अच्छा, एक मजबूत है, जो कोई भी पूरे संसार में या पूरी दुनिया में कोई भी इसे हिला नहीं सकता। इसकी एक विविधता में एकता इसी बात का संकेत देती है, इसी बात का दर्शाती है कि यहाँ के लोगों का विश्वास, एकता कितनी दृढ़ है। इतना सुंदर दृश्य उनके दिमाग में छप रहा है। विशाल नदियाँ, उनके बहता हुआ जल, ठंडे प्रदेश, भारत का दक्षिण रूप और बर्फ़ के प्रदेश, हिमालय, बसंत ऋतु की कश्मीर की कोई भी घाटी ऐसी नहीं है जो फूलों से ढकी नहीं है। हर तक कश्मीर बच्चों कितना सुंदर है। कश्मीर हर जगह पे फूलों से लदे हुए, और बच्चों वहाँ के जो नाव हैं, हर
उनकी वहाँ की जो पहनावा है वो भी इतना अच्छा लगता है, मन को इतना ठंडक पहुँचाता है, देख कर के इतना सुंदर लगता है। कोई भी घाटी होती है वो फूलों से ढकी हुई है, उनके बीच में से कलकल करती हुई जो झरने हैं उनकी आवाज़ें भी इतनी अच्छी लगती हैं, मन को बिल्कुल मोह देती हैं। और झरने की जो आवाज़ है वो सबको इतनी मनमोहक लगती है, जैसे घंटों वहाँ पर बैठ कर के उन झरनों के कलकल की आवाज़ को सुने। और झरने बच्चों जब बहते हुए जो बच्चों झरने होते हैं वो भी बहुत ही सुखमय होते हैं, बहुत ही आनंदमय होते हैं। जैसे लगता है कि यहाँ से कभी जाए ही ना, हिले ही ना यहाँ से, इतना मन को मनमोहक कर देने वाले होते हैं। भारत की विविधता अद्भुत है, प्रकट है, और वह जो सतह पर भी वो दिखती है और कोई भी उसे देख सकता है। उसकी मन की जो शरीर जो बनावट है, उसकी जो मानसिक जो है चीज़ें हैं वो भी बहुत अच्छी लगती हैं, और मानसिक आदतों में भी उनकी विशेषता झलकती है। बाहर से देखने पर भी उत्तर पश्चिमी इलाकों के पठान और सुदूर से दक्षिण में जो लोग बसे हुए हैं वो भी बहुत ही मनमोहक लगते हैं, बहुत ही उनका मकी मान सम्मान होता है। और ये जो इनकी जो नस्लें हैं ये भी सब भिन्न भिन्न होती हैं, उनके भीतर का बहुत ही कुछ एक जैसा ही होता है, और उनके चेहरे और ये शारीरिक बना और ये उनका खान पान रहन सहन सब कुछ अलग होता है। और ये सब देख कर के हमारे भारत में जो लोग हैं उनका भी ऐसा ही मानना है कि सब चीज़ें अलग ही होनी चाहिए, एक जैसी नहीं होनी चाहिए। इसलिए पूरे भारत में विविधता और एकता का की जो है ये मजबूती है, दृढ़ शक्ति है, ये बहुत ही सब लोगों को पसंद आती है। दूर दूर से इनकी चर्चाएं होती हैं, और नेहरू जी को भी इन सब चीज़ों का बहुत ही अच्छा लगता है। और ये यहाँ पर जो कितने उत्सव होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, नृत्य होते हैं, ये सब भी बहुत ही अच्छे लगते हैं, और इनका भी बहुत ही सम्मान होता है। लोग दूर दूर से आते हैं और इनका सम्मान करके जाते हैं। अब बच्चों आपका 5th पॉइंट है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जन संस्कृति के बारे में अब मैं आपको बताऊंगी। भारत की तलाश के क्रम में नेहरू जी जब भारतीय जनता के जीवन की गतिशीलता को देखते हैं तो उसका संबंध अतीत से जोड़ते हैं, जबकि इन लोगों की नज़रें भविष्य पर ही टिकी रहती हैं। उनका समझने के लिए भविष्य के बारे में ये सोचते हैं कि लेखक को हर जगह की संस्कृति पृष्ठभूमि मिली, इस जनता के जीवन में गहरा संबंध या गहरा असर पड़ा, गहरा संबंध भी हुआ, गहरा असर भी पड़ा। इस पृष्ठभूमि में लोग प्रचलित दर्शन करते हैं, इतिहास जो प्रचलित इतिहास है उसे भी बार बार दोहराते हैं, उनकी कथाओं, उनके सम्मेलनों। और ये जो कथाएं होती हैं बच्चों, ये आपस में इतने लोकप्रिय होते हैं, इतने अच्छी तरह से मिलजुल जाते हैं कि बार बार उन कथाओं और उनके जो भी सम्मेलन होते हैं उनकी बार बार ये लोग बातें करते हैं, आपस में जोड़े जाते हैं और उनकी बातें भी होती हैं। और एक दूसरे से ये अलग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अलग होना भी इनका असंभव है, क्योंकि एक दूसरे से वो जुड़े हुए हैं। और तो अच्छी बात है कि अगर जुड़े हुए हैं तो उनकी संस्कृति हमें अच्छी लगती है, हमारी संस्कृति उन्हें अच्छी लगती है, तभी तो बच्चों वो लोग आपस में जुड़े हुए हैं ना, अलग नहीं है। और फिर भारत के प्राचीन महाकाव्य में जैसे रामायण हो गई, महाभारत हो गई, और ये जनता के बीच में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ये कहानी का उल्लेख
ऐसे किया जाता है या बहुत अच्छे ढंग से उल्लेख किया जाता है, इसमें कोई नैतिक उद्देश्य हमें मिल सके जो हमारे जीवन में उसे धारण कर सके। और इस टाइप से वो नैतिक कहानियाँ हमें बताते हैं ताकि हमें कुछ उनसे अच्छी अच्छी बातों का उद्देश्य मिल सके, ताकि वो हम भी उनको अपने जीवन में उतार सके, उनके जैसे हम बन सके। यही हमारी सोच भी होनी चाहिए। ऐसी चीज़ों को हम सीखते हैं जैसे रामचरितमानस का बच्चों अर्थ होता है राम का चरित्र ऐसा ही होना चाहिए जिसको हम भी धारण कर सके। रामचरितमानस एक तरह के भगवान जी है ना, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से बताया। उनके जो उद्देश्य थे उनका भी अगर हम चाहें तो हम पालन कर सकते हैं। अच्छा बोलो, किसी से झूठ मत बोलो, हमेशा सच्चाई का ही साथ दो, अच्छी अच्छी बातों को ही हम अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं, बुराई को अपने अंदर लेके ही मत आने दो, क्योंकि बुराई अच्छी नहीं होती है। हमेशा अच्छा बोलो, दूसरों के साथ अच्छा करो, किसी की निंदा नहीं करो, किसी की चुगली नहीं करो। यही हमें रामचरितमानस में सिखाया जाता है। जितना भी हो सके हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, किसी को निंदा नहीं करनी चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे के हमें सहयोग में होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम दूसरों का सहयोग नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। यही जो हमारी जो आदर्श की जो कहानियाँ हैं वो हमें यही सिखाती हैं कि अच्छे बच्चों अच्छे बनो। आगे पे हमारा जो अगर हम अच्छे रहेंगे तो हमारे सारे जो मार्ग हैं वो भी हमारे अब की सत्य के रास्ते पे खुलेंगे। कभी हमें झूठ का सहारा नहीं लेना, क्योंकि झूठ भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसकी उम्र भी ज़्यादा लंबी नहीं होती है। इसलिए ज़िंदगी में भी कभी भी झूठ मत बोलो, हमेशा सच्चा बोलो, अच्छा बोलो और दूसरों के हम सहयोग में आएँ, अच्छा काम करें। यही सब बातें बच्चों आप लोगों ने भी ध्यान में रखनी है। और बच्चों आप जो भी मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आए हैं बच्चों, उनको आपने नोटबुक में उन पॉइंट्स को लिखना है और अपने जो आपको अगर लेसन समझ में आ गया है तो अपने विचार लिखने हैं कि पहले पॉइंट में क्या आएगा, दूसरे पॉइंट में क्या आएगा, तीसरे में क्या आएगा, चौथे में क्या आएगा और पाँचवें में क्या आएगा। क्योंकि बच्चों ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसमें कम से कम 2-3 लेक्चर्स होंगे तो जाके ये चैप्टर बच्चों कंप्लीट होगा। तो आप लोगों को इस चैप्टर में से या लेसन में से बच्चों अगर कुछ डाउट्स हैं या कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे मेल के थ्रू मुझे अपनी प्रॉब्लम को बताइए। और आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से इसको अपनी नोटबुक में लिखना है। और आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।